Hello everyone, good evening and welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you Industrial Relations and Labor Laws का एक स्पेशल कोर्स। देखिए आज की क्लास में जो हम चीजें कवर करेंगे मैं आपको बता दूं। आज का जो लेक्चर है दिस इज अ ट्रांजिशन लेक्चर। दिस इज अ ट्रांजिशन लेक्चर जिसके अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक की कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ आज जो हम टॉपिक की डिस्कशन करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर I will introduce you to certain aspects of collective bargaining जिसमें हम particularly जो चर्चा हमने लॉज से रिलेटेड करनी है उससे पहले का प्रीकर्सर का पार्ट है आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लॉज से रिलेटेड चर्चा करेंगे, राइट टू स्ट्राइक की चर्चा करेंगे और उसके बाद एक एक करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड वेरियस अदर एक्ट्स, वो जो लिस्ट मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताई थी वो सारे के सारे लॉज, सारे के सारे एक्ट्स अब हम उस फेज में एंटर करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली आप मान के चलिए कि अभी तक तो जैसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे थे, फिर ट्रेड यूनियंस की थियरीज की बात कर रहे थे, फिर लेबर वेलफेयर की थियरीज की बात कर रहे थे। अब with this topic of collective bargaining we are starting with the legal aspects of लेबर वेलफेयर या कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में से जो लेबर लॉज का पार्ट है वो आज शुरू होगा। अब इसके बाद कुछ थियोरी नहीं है, सबका सब कानून है, प्रैक्टिसेस है एंड सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है। बहुत अलग अलग लेवल्स पे हमने बहुत सारी थियोरीज के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है एज, देखिए जहां पे भी आपको केस लॉ दिखे, केस का नाम दिखे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जहां पे भी आपको सेक्शन का नाम दिखे, सेक्शन का नंबर दिखे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो उसमें बात कही गई है वो बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज द टेक्निक बाय विच डिस्प्यूट एज टू द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो इज रिजॉल्व्ड एमिकेबली। एमिकेबली होता है शांतिपूर्वक तरीके से, बाय अग्रीमेंट रादर देन कोअर्जन। कोअर्जन होता है सॉरी, स्ट्राइक इज अ मेथड ऑफ कोअर्शन कि आप जबरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग करके बाजू मरोड़ कर आप अपनी बात मनवा रहे हैं। सिमिलरली अगर एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट की बात करूं तो लॉकआउट उसका ऑपोजिट, वो भी एक कोअर्शन का प्रोसेस है, वो एक वेपन है। आज का जो मेरा यूट्यूब के ऊपर वाला लेक्चर अगर आपने देखा था तो उसमें मैंने ये चर्चा की थी। नाउ दिस इज अ टेक्निक जिससे आप एमिकेबली शांतिपूर्वक तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। ये टर्म नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएशन क्या होती है, नेगोशिएशन की भी आगे हम चर्चा करेंगे। नेगोशिएट करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं तो आप कहते हैं कि नहीं सर समझ नहीं आया तो मैं उस सवाल के ऊपर वापस से काउंटर जवाब देता हूं। या सिमिलर सेंस में अगर आप बात करें तो मम्मी आपसे पूछते हैं कि एक रोटी खाएगा या दो रोटी खाएगा, तो आप कहते हो कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ एक रोटी खाऊंगा या खाऊंगी, है ना। तो मम्मी कहते हैं नहीं दो खा ले, तो आप कहते हो नहीं मम्मी भूख नहीं है, मम्मी कहते हैं दो खा ले, तो आप कहते हो चलो ठीक है मैं दो खा लूँ, है ना। गरम गरम खा ले हजम हो जाएगी, ये बातें बोलते हैं, सबके मदर्स यही चीज बोलते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये नेगोशिएशन है। वहीं अगर मैं उससे पहले वाले एस्पेक्ट की बात करूं जहां पे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, उसका कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है, आप चीजें समझ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, दैट इज डिस्कशन। तो डिस्कशन और नेगोशिएशन के बीच में मैंने आज अभी आपको डिफरेंस बताया। दिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। ये सारी की सारी चीजें जो है, जो सर्विस कंडीशन, पे की अगर हम बात करें, वर्किंग कंडीशंस की बात करें कि भैया यहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, इन सारी चीजों से रिलेटेड जब भी नेगोशिएशन या डिस्कशन हो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग है। वर्कर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियंस ऑब्वियसली। देखिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्लूरलिस्ट थियरी, कह लीजिए यूनिटरी अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, वो सारी दिमाग में घूम रही होंगी, गांधी जी दिमाग में घूम रहे होंगे, वीवी गिरी दिमाग में घूम रहे होंगे, वेरियस अदर थियरीज, रेडिकल थियरी, पुलिस थियरी, ये थियरी वो थियरी, अटरम शटरम सब घूम रहा होगा।
लेकिन अभी उसको आपने टोन डाउन कर लेना है, उस समझ को आपने कायम रखना है, लेकिन उसको टोन डाउन कर लेना है। कारण क्या है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, यहाँ पे आपने उसकी थियोरी के बारे में नहीं सोचना है। अब ये मान के चलना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वर्कर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दीज ट्रेड यूनियंस। ये हैं, क्यों, वाई, काय को का जवाब ऑलरेडी हो गया। अब क्या है, व्हाट एंड हाउ, अब वो सवाल है। ठीक है जी। with respect to expressing their grievances concerning service conditions and wages before the employer या फिर मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयर है डायरेक्टली, तो उनके सामने ट्रेड यूनियंस के रास्ते वर्कर्स अपनी बात कहते हैं। ठीक है जी। अब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नाउ आज का एक हिंदू एडिटोरियल आया है जिसमें ये चर्चा की गई है, एंड ये मैंने कई जगहों पे इसके बारे में बात भी की है, यूट्यूब के ऊपर भी बात की है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। इन दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे पूरा का पूरा जो हमारा लॉज हैं और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंश्योर करते हैं, उसमें अभी रिसेंटली जो कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं, जहां सस्पेंशन हुई हैं, वेदर और नॉट वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वेदर और नॉट वो लीगली साउंड है, वो स्टेप लिया जो सरकार ने, इट इज लीगल एज एज पर द लेटर ऑफ द वर्ड, लेकिन उसमें कुछ स्क्रूटनी नहीं हुई है। कुछ केसेस में आप कहिए तो वो इट इज समवॉट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बॉर्डर लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कारण ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेता है, तब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। इट विल बी टर्म्ड एज डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज सरकार ने ये कदम उठाया। नाउ इसके अलावा भी आपको एक चीज समझनी होगी कि रिफ्यूजिंग टू बार्गेन कलेक्टिवली, अगर आप मना कर देते हैं टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ, कि आप सुविचार के साथ, गुड फेथ के साथ, एम्प्लॉयर के साथ आप बार्गेन करने से मना कर देते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो जाती है और ये फिर दिस इज इन सर्टेन केसेस पनिशेबल एज वेल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इसको आगे मैंने आईडीए के रूप में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आगे सुप्रीम कोर्ट भी एससी लिखा हुआ। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज जनरली एन इफेक्टिव सिस्टम एज इट रिजल्ट्स इन एम्प्लॉयर्स अंडरटेकिंग एक्शंस टू रिजॉल्व द इश्यूज विद द वर्कर्स, है ना, कि वर्कर्स की बात सुनी जाती है नेगोशिएशंस में एंड वो इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द लीगल प्रोसीजर फॉर परसुइंग कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड बेहतर यही होता है कि अगर आप बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी लीगल प्रोसेस के आपस में ही मामला सुलटा लेते। ठीक है जी। तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन भारत के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या स्टेजेस हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सॉरी, क्या है कि मच्छर बहुत हो गए हैं और मैंने मच्छरों वाली लगा ली, कमरा बंद हो गया। इट वाज आई वाज गेटिंग थोड़ा सफोकेटिंग। नाउ स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया, सबसे पहली चीज होती है कि आप चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो फ्रेम करते हैं। अब ये क्या है चार्टर ऑफ डिमांड्स? वर्कर्स या फिर ट्रेड यूनियन मिलके आपस में एक डिसीजन लेते हैं कि भैया हमारी ये मांगे हैं, तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो मांगे क्या है वो लिखी होती है चार्टर ऑफ डिमांड्स के अंदर। टिपिकली द ट्रेड यूनियन नोटिफाइज द एम्प्लॉयर of a call for collective bargaining negotiations. However, in certain cases the employer may also initiate, employer खुद से भी initiate कर सकता है the collective bargaining process by notifying the unions. यूनियन को नोटिफाई करके वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को खुद से भी इनिशिएट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेड यूनियन ही नोटिफाई करेगी एम्प्लॉयर को, तो वो इनिशिएट कोई भी कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर भी कर सकता है। The representatives of trade union draft a charter of demands through various discussions and consultations with union members. ठीक है जी। जो मेंबर्स हैं, यूनियन के मेंबर्स हैं, उनके साथ ट्रेड यूनियन मिलके एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है कह लीजिए फ्रेम करती है। जस्ट अ सेकेंड। या सॉरी, 2 बार ही उठना पड़ गया। आई डोंट लाइक गेटिंग अप व्हाइल टेकिंग अ लेक्चर, बट चलिए कोई बात नहीं। नाउ द चार्टर टिपिकली कंटेन्स issues relating to wages, bonuses, working hours,
बेनिफिट्स, अलाउंसेस, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हॉलीडेज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी वर्किंग कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। तो सारी की सारी ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल हॉलीडेज की बात करें तो कितनी छुट्टियां होनी चाहिए एक हफ्ते के अंदर, 7 छुट्टियां होनी चाहिए, तो लॉकडाउन हो रखा है, राइट। तो सिमिलर सेंस में अगर आप टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अलाउंसेस की बात करें, बेनिफिट्स, बोनसेस, ये सारी वेजेस की बात करें, वर्किंग आवर्स की बात करें, वर्किंग आवर्स के अंदर लंच आवर्स भी आ जाते हैं, सारी चीजों की बात करें, ऑल दीज आर कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनसे रिलेटेड डिमांड्स होती हैं चार्टर के अंदर। इन एन एस्टैब्लिशमेंट विद मल्टीपल यूनियंस, अब यहाँ पे तकलीफ हो जाती है, जब मल्टीपल यूनियंस हो जाती हैं, the employer generally prefers a common charter of demands, कि एक कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स मेरे पास ले आओ तभी आसान हो जाएगा। बट इन प्रिंसिपल ऑल यूनियंस में सबमिट डिफरेंट चार्टर्स, हर यूनियन की अपनी डिमांड हो सकती है, तो ऐसे में तकलीफ बढ़ सकती है। इसी वजह से चार्टर ऑफ डिमांड्स इज अ स्टेज, वन ऑफ द स्टेजेस, पहला स्टेज है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है नेगोशिएशंस, उसके बाद क्या आती है, नेगोशिएशंस। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे इट इज दिस बिगिंस आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स। जब आपने चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट कर दिया, उसके बाद नेगोशिएशन शुरू होती है बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ। प्रायर टू सच नेगोशिएशंस, एम्प्लॉयर हो, ट्रेड यूनियंस हो, they prepare for such negotiations by ensuring collection of data, policy formulation and deciding the strategy in the negotiations। ऐसा है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो सिर्फ एक साइड की कंसल्टेशन से होता है, लेकिन जैसे ही नेगोशिएशन का स्टेप आ जाता है तो नेगोशिएशंस को बैक करने के लिए डेटा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वर्कर्स अपने डेटा को लेके आते हैं, पॉलिसीज को लेके आते हैं, एम्प्लॉयर्स अपनी पॉलिसीज और डेटास को लेके आते हैं, और वो फिर बाद में आपस में बैठते हैं एक टेबल के ऊपर, और फिर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, prolonged process होता है। After such preparations, negotiations take place wherein the trade unions and the employers engage in debates and discussions pertaining to the demands made by the trade unions। बहुत सिंपल है, अभी तक बहुत सिंपल चलेगा, धीरे धीरे कानून जब आएगा तो उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी बढ़ जाएगी। इन द इवेंट ऑफ सच डिमांड्स आर रिजेक्टेड, मान लो कि अब डिमांड रिजेक्ट होगी, ट्रेड यूनियन में डिसाइड टू एंगेज इन स्ट्राइक्स। यहां पे ही जहां नेगोशिएशंस को रिजेक्ट किया, वहां पे आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। यहां से स्ट्राइक का जन्म होता है, बर्थ ऑफ अ स्ट्राइक, बर्थ ऑफ अ स्ट्राइक यहां पे होता है नेगोशिएशंस के फेलियर पे। कंसिलिएशन प्रोसेस में नहीं जाके आता, ये यहीं पे ही आ जाता है सेकंड स्टेप के बाद। Collective bargaining process takes long where employers have to engage in multiple trade unions। तो जहां मल्टीप्लिसिटी हो जाती है वहां पे टाइम ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक एग्जांपल है, जहां पे जॉइंट वेज नेगोशिएटिंग कमिटी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द टी आना था, द जॉइंट वेज नेगोशिएटिंग कमिटी फॉर स्टील इंडस्ट्री कवरिंग वर्कर्स इन 4 लार्ज यूनियंस, 4 बड़ी यूनियन से। इट टुक अबाउट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ चार्टर कि वो मामला जो है सुलझ सके। तो महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि नेगोशिएशंस कब खत्म होगी। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं, बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर रह रह के स्ट्राइक पे जा रहा है ऑन सिमिलर डिमांड्स। फॉर एग्जांपल ये जो अमलगमेशन की बात हो रही है, या जिस तरीके से बहुत सारे जो बैंक्स है उनको अमलगमेट किया था, मिला दिया था एक दूसरे के अंदर, तो ये चीज के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी। इनफैक्ट कुछ कुछ महीने के चलते हुए रुक रुक के ये स्ट्राइक्स होती रही थी, तो अभी भी रिसेंटली ये स्ट्राइक होके हटी है। तो ऐसे में ये स्ट्राइक्स चलती रहती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। एंड दूसरी चीज कि ये मामला, ये नेगोशिएशन का प्रोसेस, ये भी प्रोलॉन्ग खींचता रहता है। पब्लिक सेक्टर में पर्टिकुलरली ज्यादा समय लगता है, कारण क्या है कि उसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ऊपर से आप सरकार के बाद फिर उसके बाद मैनेजमेंट आती है, फिर मैनेजमेंट के बाद लोअर मैनेजमेंट आते हैं, फिर उससे लोअर मैनेजमेंट आती है, वर्कर्स तो बहुत बाद में आते हैं, है ना। तो इस वजह से मान के चलिए कि इसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा समय लग जाता है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे स्टेप की, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट। We have not yet talked about collective bargaining agreement. This is one of the few topics जो आज हम नए डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट जो है बेसिकली
नेगोशिएशंस फेल होने के बाद या उसके साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। एंड इसमें हमें ये समझना है कि ये अग्रीमेंट्स बायपार्टाइट हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो सकता है, या फिर कॉन्सेंट अवार्ड हो सकता है। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, घबराइएगा नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने करनी है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सब कवर करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहां पे अग्रीमेंट आ जाता है, जहां पे दोनों की दोनों पार्टीज, चाहे एम्प्लॉयर हो और वर्कमैन हो, वर्कमैन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियंस। अब आप देखेंगे सब जगह की वर्कमैन जो है ट्रेड यूनियन से रिप्रेजेंटेड होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। नाउ ऐसे में बायपार्टाइट अग्रीमेंट हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो सकता है। ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट ये बेसिकली ट्राइपार्टाइट हो सकता है, इसमें तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद कंसेंट अवार्ड होता है। ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये अग्रीमेंट है, ये दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू स्ट्राइक्स। अब ये अग्रीमेंट भी जो है ये कारगर नहीं हुआ, तो बारी आ जाती है स्ट्राइक्स की। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे स्ट्राइक्स के ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं रखी है, रीजन बीइंग कि हमारा जो अगला लेक्चर है, आई टोल्ड यू कि अगले लेक्चर में लॉज की बात करूंगा। लॉज की बात वहां करूंगा तो वहां पे आपको शुरुआत में थोड़ा और स्ट्राइक की गहराई में लेके जाऊंगा, धीरे धीरे करके। मेरे मदर कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा रुत आए फल होए। और दूसरी चीज जो हमने नेक्स्ट क्लास में करना है, हमने राइट टू स्ट्राइक कवर करना है। पहले छोटे छोटे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, फिर बड़ी बड़ी मछली खाएंगे। ठीक है जी। तो पहली चीज, इफ बोथ पार्टीज फेल टू रीच ऑन अ कलेक्टिव अग्रीमेंट, यूनियंस मे गो ऑन अ स्ट्राइक, है ना। जैसे नेगोशिएशंस के बाद कहा था, वैसे ही इसके बाद भी स्ट्राइक हो सकती है, अग्रीमेंट के बाद भी स्ट्राइक हो सकती है। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की बात करें तो उसमें पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के लिए एम्प्लॉयज के ऊपर ये बोला है कि आप 6 हफ्तों का नोटिस जरूर देंगे फॉर अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक को लीगल मानना है, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये आपको पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाने पड़ेंगे। वैसे तो मैं ये सेक्शंस में करवाता हूं अगर मैं लॉ में करवाता, लेकिन आप अगर इसके नोट्स बना लें, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के अंदर आपको 6 हफ्तों को नोटिस देना है। उसके बाद यू मे स्ट्राइक 14 डेज आफ्टर प्रोवाइडिंग सच नोटिस। मान लीजिए आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख से लेके आप मान लेते हैं कि आधा महीना हो गया है, तो 6 हफ्ते होते हैं अगले 1 जुलाई तक। ठीक है जी, 15 तारीख मान लेते हैं, तो 1 जुलाई तक 6 हफ्ते हो जाते हैं। तो 1 जुलाई से पहले जो है, 1 जुलाई का आपको कूलिंग पीरियड, 1 जुलाई तक आपको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। 14 तारीख आज से 14 दिन तक तो आप स्ट्राइक कंडक्ट कर ही नहीं सकते। आप 6 वीक्स का नोटिस दे रहे हैं कि हम 6 हफ्तों में स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन 14 दिन का जो पीरियड है उसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, कि 14 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप स्ट्राइक नहीं करते। दैट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड, जिस समय के दौरान आप स्ट्राइक नहीं कर रहे, वो कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत नीदर साइड में टेक एनी इंडस्ट्रियल एक्शन व्हाइल द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग। अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर एनी कंसिलिएटरी अथॉरिटी, तो आप कोई भी इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं लेंगे, ना आप स्ट्राइक करेंगे, ना आप लॉकआउट करेंगे। लेकिन मान लीजिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ये बात बोली गई है, लेकिन फिर भी वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, अब वो स्ट्राइक हो जाएगी इलीगल। ऐसे में अगर मैनेजमेंट लॉकआउट करती है तो वो लीगल हो जाएगा, दो नेगेटिव्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। एंड नाउ, नॉट अंटिल 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ऐसे कंसिलिएटरी ऑफिसर या फिर कंसिलिएशन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के सामने अगर आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसमें कंक्लूजन आ गया, उसमें अवार्ड आ गया, प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, कंसिलिएशन ऑफिसर का या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का अवार्ड आ गया, कंक्लूड हो गई, तो उस कंक्लूजन के 7 दिन तक भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्राइक की चर्चा कर रहे हैं तो स्ट्राइक तक ही सीमित रखते हैं, स्ट्राइक आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। और दूसरी चीज, अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो कर रहे थे, कहीं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने थे आप, या नेशनल ट्राइब्यूनल के सामने आप गए थे, तो फिर आपके पास समय है 2 महीनों। ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अलग है, लीगल प्रोसीडिंग्स अलग है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के सामने, कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने हो सकती है, जहां कंसिलिएशन वर्ड होगा वही कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होंगे ना। और लीगल प्रोसीडिंग्स ट्राइब्यूनल्स के सामने, किसी हाई कोर्ट के सामने, किसी भी कोर्ट के सामने,
जहां सिविल पावर्स हैं कोर्ट के पास, वो है लीगल प्रोसीडिंग्स। क्लियर? तो लीगल प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो मान लीजिए उनकी कंक्लूजन हो गई है तो उसके 2 महीने तक, कोई भी अवार्ड आया है तो उसके 2 महीने तक, वहीं अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का रिजल्ट आया है तो उसके 7 दिन तक, सॉरी हाँ 7 दिन तक। ठीक है जी, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब इसका स्ट्राइक के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप है कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिगिन वंस द कंसिलिएशन ऑफिसर रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। जैसे ही कंसिलिएशन ऑफिसर को स्ट्राइक और लॉकआउट का नोटिस मिलता है, साथ ही साथ वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। नाउ ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड, जहां पे कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो गया, वो 14 दिन का 14 डेज का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, वो जब शुरू हो जाता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ कंसिलिएशन ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल प्ले करेगी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट्स, मीडिएट एंड प्रमोट सेटलमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो एक कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। ऑन द अदर हैंड इट में ऑल्सो अपॉइंट, मे है, शैल नहीं है, इट में ऑल्सो अपॉइंट, अगर उसको लगे कि जरूरत है तो वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन भी अपॉइंट कर सकती है। तो या तो कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट होगा या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अपॉइंट होगा। अब ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या है? इट शैल बी अपॉइंटेड इन इक्वल नंबर्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों ही पार्टीज के नुमाइंदों की इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वल नंबर की। एंड शैल बी कंपोज्ड ऑफ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा जिसमें आइदर 2 और मोर मेंबर्स भी होंगे। चेयरमैन के साथ 2 या 4 के आसपास मेंबर्स होंगे। टोटल 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2। ठीक है जी, और एक चेयरमैन। नाउ नो स्ट्राइक्स, नो स्ट्राइक्स में बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ये बात हमने अभी देखी थी। अगर होती है तो वो इलीगल हो जाएगी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। पहली, सेटलमेंट। दूसरी, नो सेटलमेंट, कोई सेटलमेंट नहीं। तीसरी, रेफरेंस टू अ लेबर कोर्ट या फिर एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो लेबर कोर्ट के ऊपर मामला जा सकता है और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास भी मामला जा सकता है। सेटलमेंट हो सकती है या फिर सेटलमेंट नहीं हो सकती। तो ये है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की एंडिंग, ये है कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, जो या तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने जा सकती है। अब ये शुरू कब होती हैं? ये शुरू तब होती हैं जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा होता है ना, वो 14 दिन का, उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ओहो ये दोनों आपस में लड़ पड़े, कोई बात नहीं, मैं एक कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करता हूं, कोई बात नहीं, मैं एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अपॉइंट करता हूं। So this is the entire process of conciliation. I hope everybody is understanding. अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसकी गहराइयों में उतरेंगे। आई नो आज के जो लेक्चर में जो मैंने YouTube के ऊपर जो क्लास ली है उसमें थोड़े से अलग किस्म के सवाल आए थे, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। मैं धीरे धीरे इन सारी चीजों में आपको ईज इन करना चाहता हूं। ऐसे आदत पड़ जाएगी कि आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। जब नौकरी लगेगी भी आपकी, उस दिन के बाद भी जब भी आपको ऐसे कानून का सामना करना पड़ेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप थोड़ा सा शांति के साथ मेरे साथ चलते रहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले अगले स्टेप पे, द लास्ट स्टेप, दैट इज कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन या फिर एडजुडिकेशन बाय लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल्स। 3 लेवल है। पहला, रादर 4 लेवल है। पहला है आर्बिट्रेशन। ठीक है जी, इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये पहला लेवल हो गया। दूसरा लेवल हो गया लेबर कोर्ट का। तीसरा लेवल हो गया इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का, और सबसे ऊपर है नेशनल ट्राइब्यूनल। इन सब की गहराई में उतरेंगे जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कवर करेंगे। ठीक है जी। नाउ व्हेन कंसिलिएशन और मीडिएशन फेल्स, जब ये सारे के सारे प्रोसेसेस फेल हो गए, पार्टीज में ईदर गो फॉर वॉलंटरी और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, या तो वो दोनों के दोनों मिलकर या फिर जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाए आर्बिट्रेशन का प्रोसेस, या तो खुद से अपनी मर्जी से वॉलंटरीली जाए आर्बिट्रेशन में या फिर कंपल्सरी जाना पड़े। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कैसे होती है? आइदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लिखा है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, विच एवर इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मायना, उसका मतलब मैंने पहले भी समझाया, वो सरकार जो कि जिसके एम्बिट के अंदर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री आती है। क्लियर? नाउ इट कैन अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स, वो आर्बिट्रेशन के लिए, विच कंसिस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्रेड यूनियन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दोनों को मिला के बन गया बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स।
And in case of compulsory arbitration, both the parties submit the dispute to a mutually agreed थर्ड पार्टी. जब थर्ड पार्टी को आप सबमिट कर देते हैं फॉर आर्बिट्रेशन, विच इज टिपिकली अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप सरकारी ऑफिसर को आर्बिट्रेशन सबमिट कर देते हैं तो वो कंपलसरी हो जाता है. ये कंपलसरी इसलिए होता है बिकॉज जो आर्बिट्रेटर है इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू द पार्टीज विदाउट देयर कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के, बिना पार्टीज की कंसेंट के उनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस थोपता है. एंड बोथ द पार्टीज मस्ट एक्सेप्ट, उनको ये कंडीशंस रिकमेंडेड बाय द आर्बिट्रेटर ये एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. दैट इज व्हाई ये कहलाता है कंपलसरी आर्बिट्रेशन. वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कुछ नहीं है. वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में जब अपने आप से आपस में से एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट से आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कर ट्रेड यूनियन से आता है, वो दोनों बैठते हैं, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स बन जाते हैं. वो आर्बिट्रेटर बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वॉलंटरी है क्योंकि ये अपने अंदर से नुमाइंदे आ रहे हैं. कंपलसरी क्यों है? क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आप उसके जो डिसीजंस हैं वो खुद के ऊपर बाइंडिंग कर देते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपलसरी आर्बिट्रेशन. क्लियर? वॉलंटरी और कंपलसरी का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. देखिए जो सेक्शन 7A है, नाउ सेक्शन नहीं याद रखना है लेकिन बात क्या कही है वो याद रखनी है. एक लेबर कोर्ट की प्रोविजन करता है सेक्शन 7A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. उसमें लेबर कोर्ट या फिर एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल रखा बनाया जा सकता है विद इन ईच स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन पर्सन अपॉइंटेड टू एडजुडिकेट. एक व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जाता है टू एडजुडिकेट प्रोलॉन्ग्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. जो लंबे खिंचे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जैसे स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, उसमें सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अथॉरिटी देता है. नाउ कारण क्या है, इसको कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है कि हर स्टेट का ना एक लेबर कमिश्नर होता है, लेबर कमिश्नर होता है, एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम भी होता है. वकीलों का एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी एग्जाम होता है. तो आपको ऐसे ही याद रखना है. द प्रोलॉन्ग्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सच एज स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, सेक्शन 7B क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल्स. 7A के अंदर लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल आ गए, 7B के अंदर आ गया नेशनल ट्राइब्यूनल. क्लियर? अब ये नेशनल ट्राइब्यूनल कौन करता है? सरकार, सेंटर वाली. सेंटर करते हैं, ये स्टेट्स करते हैं. ठीक है जी, इस तरीके से याद करना है. नेशनल ट्राइब्यूनल सेंटर करता है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल स्टेट्स करते हैं. ये याद रखिएगा इस बात को. स्टेट के ऊपर सवाल अगर आता है तो यहां पे आएगा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से रिलेटेड. इंडस्ट्रियल सॉरी या यहां पे सवाल आएगा. ठीक है जी. चलिए. बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स दैट इन्वॉल्व क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल ट्रिब्यूनल के पास तभी जाएगा मामला जब नेशनल इंटरेस्ट या फिर इश्यूज रिलेटेड टू मोर देन वन स्टेट्स इन्वॉल्व हो. तो नेशनल, ये क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है कि मामला कौन सा है जो नेशनल ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, कौन सा मामला इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास जाएगा. क्लियर? इन सच अ केस government appoints one person to the national tribunal and can appoint two other advisors. एक व्यक्ति होगा जो नेशनल ट्राइब्यूनल का चेयरमैन कहलाया जाएगा या प्रेसिडेंट कहलाया जाएगा और उसको 2 एडवाइजर मिलेंगे जो उसके सलाहकार हो. नाउ अगर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या लेबर डिस्प्यूट cannot be resolved via conciliation and mediation, the employer and workers can refer the case by a written agreement. आपको रिटन अग्रीमेंट करना पड़ेगा तभी वो लेबर कोर्ट में जाएगा. लेबर कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाएगा, या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल में जाएगा फॉर एडजुडिकेशन और कंपलसरी आर्बिट्रेशन. ऑल दीज प्रोसेसेस आर मेथड्स ऑफ कंपलसरी आर्बिट्रेशन. ये सारे के सारे कंपलसरी आर्बिट्रेशन का दूसरा नाम है एडजुडिकेशन. हम बहुत समय से इसके ऊपर सवाल भी देख रहे हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कंपलसरी आर्बिट्रेशन है. ठीक है जी. तो इसके लिए एक मेजर चीज की जरूरत है, वो है अग्रीमेंट. अग्रीमेंट की जरूरत है जहां पे वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलकर एक अग्रीमेंट साइन करेंगे कि भैया हमें इस प्रोसेस के अंदर जाना है. क्लियर? कोई डाउट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. जो फाइनल रूलिंग आती है किसी भी जगह से ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट may be made within 6 months from the commencement of inquiry. अब इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई है और इंक्वायरी के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये फाइनल रूलिंग जो है निकालनी पड़ेगी. फाइनल रूलिंग निकालनी पड़ेगी.
ये याद रखिएगा इस चीज को, ये 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है इसे याद रखिएगा। आई नो वो वहां पे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अभी जब आप देख रहे हैं इट इज वेरी सिंपल एज सच। ठीक है, आपको देखिए कहां कहां समय देखा था हमने, टाइम पीरियड कहां कहां देखा था। सबसे पहले टाइम पीरियड देखिए यहां देखा था 14 दिन का टाइम पीरियड, 6 हफ्ते का नोटिस, 14 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड, फिर उसके बाद 7 दिन तक अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है उसका रिजल्ट आ गया, 7 दिन तक आप रिजल्ट के 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसी के बाद 2 महीने का टाइम है अगर लीगल प्रोसीडिंग है, ये लीगल प्रोसीडिंग्स है, ये है लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और 6 महीने के अंदर अंदर इन लीगल प्रोसीडिंग्स का रिजल्ट आना जरूरी है। अ कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आपको अगर ये करना है तो आपको कॉपी ऑफ दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, दिस अग्रीमेंट, ये वाला अग्रीमेंट signed by all the parties is then forwarded to the appropriate government office and conciliation officer, pursuant to which the government must publish the ruling in the official gazette within 1 month from the receipt of the copy। अब जो भी अग्रीमेंट जो बनकर आता है आफ्टर दी अब एक अग्रीमेंट के तहत आपने इंक्वायरी बिठाई, 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद एक अग्रीमेंट साइन होगा, एक सेटलमेंट साइन होगी। वो सेटलमेंट में सारी की सारी पार्टीज जो है साइन करेंगी एंड उसके बाद वो चीज फॉरवर्ड होगी टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रॉपर ऑफिस में वो सबमिट होगी, लेबर ऑफिस में होगी सबमिट, या जिस भी ऑफिस में कंसर्न ऑफिस में सबमिट होगी। फिर उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर को भी उसकी कॉपी जाएगी, परसुएंट टू विच गवर्नमेंट को इसी ऑर्डर का, इसी अरेंजमेंट का, इसी सेटलमेंट का एक पब्लिकेशन निकालना पड़ेगा अपने ऑफिशियल गजेट में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ कॉपी। ये चीज आज हमने डिस्कस की थी। जैसे ही आपको अवार्ड की कॉपी मिलती है 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिकेशन उसकी करनी पड़ेगी ऑफिशियल गजेट के अंदर। ठीक है जी, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया। भारत के अंदर लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने हैं? 3 हैं। एक हो गया नेशनल लेवल, दूसरा हो गया हमारा इंडस्ट्री कम रीजनल लेवल, तीसरा हो गया हमारा एंटरप्राइज, लोकल एंटरप्राइज या प्लांट लेवल। ठीक है जी, इन तीनों लेवल्स को समझते हैं फटाफट से। नाउ नेशनल लेवल की बात करें, कॉमन इन कोर इंडस्ट्री सच एज बैंक्स, कोल, स्टील, पोर्ट इंडस्ट्री, डॉक्स, पोर्ट्स एंड डॉक्स में ऑयल सेक्टर की बात करें वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल एज द एम्प्लॉयर, वहां पे नेशनल लेवल इंडस्ट्री बार्गेनिंग होती है। दिस इज वन लेवल। ठीक है जी, इसके अंदर इन दीज इंडस्ट्रीज जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, they do not typically provide any guidelines on a charter of demands including an increase or of wage or improvement of working conditions। ये कोई किसी तरीके की गाइडलाइंस नहीं इशू करती है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस दे सेटअप कोऑर्डिनेशन कमिटीज, वो कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप कर देती है टू एंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीडिंग्स। तो अलग से कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं बनता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी इज बेसिकली सिमिलर टू चार्टर ऑफ डिमांड्स नेशनल लेवल। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा, समझिएगा इसको। नाउ पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है जनरली सफर्स इफ द पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन से अलग हो जाती है तो वो कुछ और डिसीजन ले लेती है, वो कुछ और डिसीजन ले लेता है। ऐसे के केसेस के अंदर पब्लिक सेक्टर की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इट सफर्स। तो इस चीज में थोड़ा सा इशू हो जाता है, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो फिर मामले की सुनवाई होती है और फिर डिसीजन आता है। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, पे स्केल्स की अगर हम बात करें, पे स्केल्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट नेशनल लेवल आर रिवाइज्ड बाय द पे कमीशन। तो पे कमीशन रिवाइज करता है उसको, तो उसका अलग प्रोसेस है। वेजेस और इंक्रीजेस आर डिटरमिन्ड बाय वेज बोर्ड्स फॉर सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट का अपना वेज बोर्ड है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज का अपना वेज बोर्ड है, स्टील सेक्टर का अपना वेज बोर्ड है। वेज बोर्ड्स अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्टर्स के, है ना। तो वेज बोर्ड्स आर बेसिकली, वेज बोर्ड्स क्या होते हैं, दे आर, इसके ऊपर भी सवाल हमने किया हुआ है, ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू फिक्स वेजेस। तो इसमें मैनेजमेंट, वर्कर्स और गवर्नमेंट, ये ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। they include representatives from workers, employees and independents as well। independents जो जनरली सरकार नियुक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली एक कह लीजिए जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस को अपहेल्ड किया था टू रेज द सैलरीज ऑफ जर्नलिस्ट एंड नॉन जर्नलिस्ट इन प्रिंट मीडिया, डिसमिसिंग चैलेंजेस बाय द मैनेजमेंट ऑफ
वेरियस न्यूज़पेपर्स। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि जहां पे वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस के खिलाफ आप अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि एक एग्जांपल के तौर पे आपने देखा। वेज बोर्ड क्या है इसे आपने समझना है। वेज बोर्ड इज अ ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन, इसे याद रखिए। बायपार्टाइट नहीं है, दो पार्टीज नहीं है, तीनों पार्टीज है। इंडिपेंडेंट्स भी है जो कि सरकार नियुक्त करती है। नाउ इंडस्ट्री कम, ये दूसरा लेवल आ गया, इंडस्ट्री कम रीजनल बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के तीसरे तीन लेवल्स हमने कवर करने, नेशनल है, एक रीजनल है, उसके बाद लोकल प्लांट लेवल आ जाएगा। नाउ दिस इज पेक्यूलियर टू इंडस्ट्रीज जहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा दबदबा है। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, टी प्लांटेशन, पोर्ट्स एंड डॉक्स, ये पहले भी था लेकिन यहाँ पे अलग से है। बार्गेनिंग जनरली अकर्स इन टू स्टेजेस, यहाँ पे दो स्टेजेस में होता है। पहला कंपनी वाइड अग्रीमेंट्स आर फॉर्म्ड विच आर देन सप्लीमेंटेड विद रीजनल प्लांट लेवल अग्रीमेंट्स। तो पहले बड़ा कंपनी वाइड अग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद रीजन वाइज प्लांट लेवल अग्रीमेंट्स होते हैं। इस तरीके से चलता है। ऐसे में बेसिक वेज रेट्स की अगर हम बात करें, बेसिक वेज रेट्स एंड अदर बेनिफिट्स आर यूजुअली डिसाइडेड एट द कंपनी लेवल। तो बेसिक जो अगर वेज लेवल्स हैं कि कितने तनख्वाह होनी चाहिए, कितने बेनिफिट्स जाने चाहिए, ये ऊपर के लेवल में डिसाइड हो जाता है। इंडस्ट्री कम रीजनल लेवल पे डिसाइड हो जाता है, कंपनी लेवल पे डिसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद अलाउंसेस, incentives etc. Allowances, incentives etc. are decided at regional और plant level। तो छोटे लेवल पे, प्लांट लेवल पे अगर हम बात करें तो वो रीजनल लेवल पे ये अलाउंसेस, इंसेंटिव्स डिसाइड हो जाते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो वहां उस लोकल एरिया में जो जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से जो भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। However, such regional agreements are only binding on the company management if the employers association authorizes it in writing to bargain on its behalf, unless and until employers की जो एसोसिएशन है वो ऑथराइज नहीं करती है कि कंपनी मैनेजमेंट उनके बिहाफ पे बार्गेन कर ले, तब तक ये नहीं होगा। देखिए बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक सेक्टर के अंदर जो है आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो अनलेस एंड अनटिल ये सारे के सारे एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन कहे कि जो मैनेजमेंट है वो मेरे बिहाफ पे एक तरीके से बार्गेनिंग कर सकता है, तब तक आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। रिटर्न में आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है। देखिए यहां से जो सवाल आने हैं, यहां से जो सवाल आने हैं वो इस पूरे एस्पेक्ट से सवाल नहीं आने। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाँ यहां से सवाल आ सकता है, इस स्लाइड में से सवाल आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सारी जगहों से सवाल आ सकता है। ये मान के चलिए कि लेवल्स के ऊपर सवाल आने के चांसेस कम है, बट यस हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी उल्ट पटांग सवाल यूपीएससी पूछ ले तो अपने को आइडिया हो, राइट। नाउ सच प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम केस टू केस बेसिस। अगर प्लांट लेवल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे इंडिविजुअल प्लांट में चाहे आप एक पर्टिकुलर एरिया में चले जाएं, लोकल एरिया में, वहां पे बार्गेनिंग अगर होती है तो कोई यूनिफॉर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है। हर कोई प्लांट लेवल पे आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से केस टू केस बेसिस पे प्रोसीजर चल रहा है। There is no uniform collective bargaining procedure as such. Now, bargaining council, कई बार क्या होता है कि bargaining council या negotiating committee बिठा दी जाती है। It is constituted by a proportional representation of many unions in the establishment. तो unions की participation से, workers participation के साथ यूनियंस की पार्टिसिपेशन से, क्योंकि यूनियंस को प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन देके आप बार्गेनिंग काउंसिल या नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन कर देते हैं। It is therefore easier for the management to negotiate with one bargaining agent. तो ये जो कमिटी है या काउंसिल है, ये एक बार्गेनिंग एजेंट बन जाता है मल्टीपल यूनियंस की जगह। मल्टीपल यूनियंस के साथ इंडिविजुअली आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, उससे बेहतर है कि आप एक बार्गेनिंग एजेंट के साथ बात कर दें, राइट। तो इस वजह से ये होता है। इफ नॉट, मैनेजमेंट विल देन हैव टू नेगोशिएट इंडिविजुअली विद ईच रजिस्टर्ड यूनियन। रजिस्टर्ड यूनियन इज इंपॉर्टेंट। ट्रेड यूनियंस की रजिस्ट्रेशन भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, आप उसकी भी चिंता ना कीजिएगा। अगले लेक्चर्स में बहुत जल्दी हम राइट टू स्ट्राइक वगैरह और जैसे ही हम बात करेंगे तो हम लॉज पर्टेनिंग टू ट्रेड यूनियंस की जब चर्चा करेंगे वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की बात हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज जनरली प्रेस फॉर प्लांट लेवल बार्गेनिंग। कारण क्या है? वो यूनिफॉर्मिटी इन वेज नेगोशिएशन एश्योर कर पाते हैं and it can be ignored. Uniformity of wage negotiation can be ignored, first thing, और bargaining power of trade unions can be reduced. तो ऐसे में
अगर आप नेगोशिएटिंग कमिटीज बिठा देते हैं या कह लीजिए कि बार्गेनिंग एजेंट को सिंगल कर देते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेज नेगोशिएशंस इग्नोर की जा सकती हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो इग्नोर हो जाती है, राइट? उस वजह से बार्गेनिंग की पावर ऑफ अ ट्रेड यूनियन भी कम हो जाती है। जब बहुत सारी ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट लेवल पे इसको सुलटा लेते हैं, बेहतर है कि हम ऊपर के लेवल तक इसको ना जाने दें। मेजर आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट लेवल पे ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे मामला बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। ऑल्सो ट्रेड यूनियंस भी यही चाहते हैं कि प्लांट लेवल बार्गेनिंग हो जाए। वो क्यों ये चाहते हैं? क्योंकि उनकी पेएबल कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज मच हायर। अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो कंपनी जल्दी सुन लेगी, लेबर इश्यूज कैन बी रिजॉल्व मोर क्विकली एंड इजीली। तो इसी वजह से ट्रेड यूनियंस भी यही चाहती हैं कि भैया यहीं पे मामला सुलटा लेते हैं, राइट? तो trade unions can typically face a dilemma in decentralized plant level bargaining अगर business जो है they have managerial crisis from market failures and if it is reluctant to negotiate with the unions। अगर market failures की वजह से management के अंदर crisis चल रहा है, तो plant level bargaining process इतना बढ़िया से नहीं चलता है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट खुद ट्रेड यूनियंस के साथ नेगोशिएट करने में रिलक्टेंट है, तो भी ये प्लांट लेवल की बार्गेनिंग अच्छे से नहीं चल पाती है। ठीक है जी। कमिंग टू कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट्स इन इंडिया। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि ये, हाँ, यहाँ इस स्लाइड में बोला था, सबसे पहला बायपार्टाइट अग्रीमेंट, फिर उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो ट्राइपार्टाइट होता है, फिर तीसरा है कंसेंट अवार्ड। इन सारी चीजों की चर्चा अब हम करते हैं। शुरुआत करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट्स इन इंडिया। नाउ, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट्स। पहली चीज, बायपार्टाइट या फिर वॉलंटरी अग्रीमेंट्स, जहां पे दे आर ड्रॉन अप बाय वॉलंटरी नेगोशिएशंस, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के बीच में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो सच अग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग। ये चीज याद रखिएगा, दीज आर बाइंडिंग अग्रीमेंट्स, चाहे वॉलंटरी है, स्टिल दे आर बाइंडिंग। इंप्लीमेंटेशन इज जनरली नॉन प्रॉब्लमेटिक बिकॉज दोनों की दोनों पार्टीज ने वॉलंटरीली इस अग्रीमेंट को साइन किया है, अपनी मर्जी से साइन किया है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती इंप्लीमेंटेशन की। फिर बारी आती है सेटलमेंट्स की। ये ट्राइपार्टाइट है, इसमें तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉयर है, ट्रेड यूनियंस है, फिर एक आ जाता है कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने जो भी प्रोसीडिंग है वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कहलाती है। उसी के दौरान आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, लॉकआउट भी नहीं कर सकते हैं। दे राइज फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट स्पेसिफिक होना जरूरी है, which is then referred to the officer for reconciliation। कौन अपॉइंट करता है कंसिलिएशन ऑफिसर? अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है? कंसिलिएशन ऑफिसर, या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। तो ये दोनों में से किसी एक चीज को अपॉइंट किया जाता है। इफ ड्यूरिंग रिकंसिलिएशन प्रोसेस ऑफिसर फील्स के जो पार्टीज हैं देयर व्यू पॉइंट्स हैव इंडीड बीन रिकंसाइल्ड, देन द एग्रीमेंट इज पॉसिबल, ही मे विड्रॉ हिमसेल्फ। अगर अग्रीमेंट पॉसिबल है तो वो विड्रॉ कर लेता है, कहता है कि भाई हो गया आपका, चलो ठीक है, एग्रीमेंट साइन करो, मोहर लगती है, ओके बाय, मैं चलता हूं। इफ द पार्टीज फाइनलाइज एन अग्रीमेंट आफ्टर द ऑफिसर्स विड्रॉल, अगर उसके विड्रॉवल के बाद, आफ्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, इट इज रिपोर्टेड बैक टू द ऑफिसर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई की जाएगी उसी टाइम लिमिट के अंदर उस ऑफिसर को बताना पड़ेगा। अरे जाते जाते सुन जाओ भैया, हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया है, ये बोलना पड़ेगा उसे, एंड दैट द मैटर इज सेटल्ड। आप परेशान मत होना, घर जाके परेशान नहीं होने का है, हमने मैटर सुलझा लिया है, ठीक है जी। ये बताना पड़ेगा कंसिलिएशन ऑफिसर को, क्योंकि एक बार उसकी अपॉइंटमेंट हो गई तो उसको बताना पड़ना हमारा फर्ज बन जाता है, बिकॉज वो वॉलंटरी हो जाता है ना। However, it should be noted that the forms of settlement are more limited in nature than bipartite agreements। क्यों लिमिटेड क्यों है? Because they relate to specific issues referred to conciliation officer। बायपार्टाइट में आप कोई भी मैटर उठा सकते हैं, लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने आप स्पेसिफिक डिस्प्यूट उठाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी। क्लियर है जी? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तीसरे टाइप की बात करते हैं, कंसेंट अवार्ड्स। दे आर बेसिकली agreements reached while a dispute is pending before a compulsory adjudicatory authority। compulsory adjudicatory authority क्या होती है? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, याद कीजिए, मैंने लिखवाए हैं, लिखवाए नहीं, सॉरी, बोले हैं, हाँ,
जस्ट सेकंड मैं बताता हूँ, मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा सा। मैंने हाँ ये देखिए, नेशनल ट्राइब्यूनल, लोकल लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सब बताया। स्टेट्स कौन अपॉइंट करता है 7A में, सेंटर कौन अपॉइंट करता है 7B में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। चलिए कंसेंट अवार्ड्स यहां से आते हैं। They are compulsory adjudicatory authorities and incorporated into the authorities award. ये सारी की सारी जो है ये agreements are incorporated, मतलब agreements को इसी award के अंदर incorporate कर लिया जाता है। इसको कहते हैं consent awards। यहाँ पे दोनों parties consenting parties हो जाती हैं, मतलब दोनों की दोनों parties कहती हैं कि हमें ये हम दोनों को ये award मंजूर है, तो वो consent award हो जाता है। Even though agreement is reached voluntarily, it becomes part of a binding award pronounced by the authority constituted for that purpose। इसी वजह से ये कंपलसरी हो जाता है। हालांकि वॉलंटरी है, अग्रीमेंट जो है वॉलंटरी है, लेकिन क्योंकि एडजुडिकेटरी अथॉरिटी की वजह से ये बाइंडिंग हो जाता है, इस वजह से इसे कंपलसरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड कंसेंट अवार्ड्स कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज contents of collective bargaining agreements। different types of collective bargaining agreements हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंटेंट्स क्या होते हैं। कंटेंट्स के बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले as part of collective bargaining mechanism, employers, workmen represented by trade unions enter into collective bargaining agreements typically structured as memorandum of settlements। इनको आप settlements के नाम दे देते हैं। ठीक है जी। या तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे बताया था पीछे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, या तो भैया सेटलमेंट होगी, यहां लिखा देखो, या तो भैया सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट मतलब मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, या फिर सेटलमेंट होगी नहीं, या फिर आप रेफर कर देंगे मामला लेबर कोर्ट को, जो कि स्टेट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल जो कि सेंटर अपॉइंट करती है सेक्शन 7A और 7B के तहत, है ना। याद आ रहा होगा। अब बहुत सिंपल है, धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं, अब इसी तरीके से परतें और खुलती रहेंगी, आप परेशान नहीं होएगा। Now they enumerate the various clauses that govern relationship between workmen represented by trade unions and employers। तो बेसिकली ये सारे के सारा जो वेरियस क्लॉजेस जो एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के बीच में जो ताल्लुकात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसको गवर्न करने के लिए ये सेटलमेंट साइन की जाती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का जो सेक्शन 18 क्लॉज 1 है, इट प्रोवाइड्स दैट सच सेटलमेंट्स इंटर्ड between workmen and employers would be binding upon parties। कानून में बोल रखा है ये जो भी सेटलमेंट होगी, दिस विल बी बाइंडिंग अपॉन पार्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सीधे तौर पे सवाल बन सकता है, आपने खास ख्याल रखना है इसका। ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट एस्पेक्ट, अभी आज के लेक्चर का आखिरी एस्पेक्ट है। टिपिकली क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट पर्टेन टू द फॉलोइंग। अब पार्ट क्या होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें, अग्रीमेंट कह लीजिए या सेटलमेंट कह लीजिए, सेटलमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। नाउ एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से आप पढ़ लीजिए। थोड़ा गले में चढ़ गई ये चीज, चलिए कोई बात नहीं। नाउ पहली चीज तो टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट एज मे बी अग्रीड बिटवीन पार्टीज, कि कितने समय के अंदर ये जो अग्रीमेंट है इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। फिर उसकी सेटलमेंट की टर्म्स, जिसमें आप वेजेस से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड, एरियर्स मतलब पिछली जो पेंडिंग सैलरीज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू वर्कर्स, फिर कंसेशन, वर्क आवर्स, ओवर टाइम, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है ना। ये सारी चीजों के बारे में आप टर्म्स जो है स्पेसिफाई करते हैं। फिर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बाय ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स रिस्पेक्टिवली। स्ट्राइक करते हैं ट्रेड यूनियंस, लॉकआउट्स करते हैं एम्प्लॉयर्स, तो इनसे रिलेटेड भी कंडीशंस इन्हीं सेटलमेंट में आ जाती हैं। फिर वर्कमैन के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, दोनों पार्टीज के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, पेनल्टीज क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या पेनल्टीज हैं। फिर उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर इसमें डिस्प्यूट आ जाता है वो किस तरीके से रिजॉल्व होगा, वो भी इसी अग्रीमेंट में बताया जाता है। फिर मिसलेनियस क्लॉजेस इंक्लूडिंग सेवरेबिलिटी, नोटिस एटसेट्रा। सेवरेबिलिटी होती है कि कितने पोर्शन को आप अलग से देख सकते हैं, कितने पोर्शन को आप अलग से नहीं देख सकते। ठीक है जी। तो आज इस सेशन को यहीं अंत करते हैं। ओह सरप्राइज भी है, सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए। सरप्राइज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर से रिलेटेड। मैंने जैसे आपकी
आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि भैया हम हर लेक्चर में कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सरप्राइज जैसा लेके आएंगे। तो ये सरप्राइज आपके सामने है, इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने शुरू किया था विजन जीरो कॉन्फ्रेंस। ये विजन जीरो कॉन्फ्रेंस आईएलओ से रिलेटेड नहीं है, ये भारत सरकार से रिलेटेड है। इसको आपने ध्यान से कवर करना है। एक बार आपने मेरे कहे से इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस को सर्च करना है नेट के ऊपर एंड मेरे ही नोट्स के अंदर उसको ऐड कर लेना है। ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है इससे ज्यादा हम पूछेंगे नहीं वैसे तो। ठीक है जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फॉर इट इज फास्ट गेनिंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड इज एक्सपेक्टेड टू लेवरेज एफर्ट्स फॉर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज occupational safety and health standards in the country so as to improve occupational safety and health situation. विजन जीरो जो है बेसिकली 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। विजन जीरो पता है क्या बात करता है? इसको सिंपल टर्म्स में वैसे बता देता हूँ। ये बात करता है कि इंडस्ट्री के अंदर जीरो एक्सीडेंट्स होने चाहिए। अब जैसे वाइजैक के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है, अब वो एक्सीडेंट हुआ है, किसी की चाल है क्या नहीं है, हमें ये समझना है कि वो एक्सीडेंट है। तो विजन जीरो कॉन्फ्रेंस इस तरीके के इंसिडेंट्स को बचाने के लिए बनाई गई है ये कॉन्फ्रेंस। नाउ पहली चीज, 4 फंडामेंटल फ्यूचर्स क्या है, सॉरी प्रिंसिपल्स क्या है? लाइफ इज नॉन नेगोशिएबल। आप जिंदगी के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर फैलिबल। फैलिबल मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनको नुकसान हो सकता है, ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है। दूसरा, उनकी जिंदगी नॉन नेगोशिएबल है। लाइफ के साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते कि चलो आप थोड़ी सी जिंदगी दे दो, मेरा इतना काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। मैं रिस्क उठा लेगा, मैं रिस्क नहीं उठा सकता, इसको ऐसे याद रखिएगा। नहीं, तो अब मेरे को कोई रिस्क लेने का ही नहीं। तो दैट इज व्हाई लाइफ इज नॉन नेगोशिएबल। टॉलरेबल लिमिट्स आर डिफाइंड बाय ह्यूमन फिजिकल रेजिस्टेंस। कि एक व्यक्ति कितनी ज्यादा कह लीजिए एक्सकर्जन को रेजिस्ट कर सकता है, वो टॉलरेबल लिमिट्स को डिफाइन करता है। पीपल आर एंटाइटल्ड टू सेफ ट्रांसपोर्ट एंड वर्क सेफ वर्क प्लेसेस। उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, रादर ह्यूमन राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट का पार्ट तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको बताया नहीं है। सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सेफ वर्क प्लेसेस। Now this vision is based on the principles of controlling risks, ensuring safety and health in machines, equipment and workplaces, and skill upgradation of workforce, ताकि ये मिशन विजन जीरो, नॉट मिशन, विजन जीरो जो है वो सक्सेसफुल हो सके। नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, नॉट जस्ट वर्कमैन, मशीन्स भी। क्योंकि अगर ज्यादा मशीन खराब होगी तो देर आर चांसेस कि वो मशीन फट जाए। फॉर एग्जांपल हुआवे के नॉट हुआवे के फोन तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, बट वो जैसे कौन से फोन है वो चाइनीज फोन्स की अगर मैं बात करूँ तो वेरियस चाइनीज फोन तो वो फट जाते हैं, है ना। रेडमी वगैरह के फोन, शाओमी के फोन, तो ये सारे फोन फटने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे फोन फटने के चांसेस होते हैं, तो मशीन के ऊपर भी आपको देखना है कि उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ भी कितनी मैटर करती है। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस। इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस हैं, दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड इट राइट हियर। मैं इसी तरीके की चीजें मैं हर बार ही लाता रहूंगा, इसी तरीके का सरप्राइज लाता रहूंगा। आज अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इन्हीं लेक्चर्स के नोट्स बनाते रहें। थैंक यू एवरीवन। दिस इज मी सनत भारद्वाज साइनिंग ऑफ। अभिपीडिया का ये प्लेटफॉर्म चुनने के लिए थैंक यू सो मच।